Today, let's further continue the discussion of solid state. आज solid state का PFP का सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस कराऊंगा. देन आई विल डिस्कस 20th प्रॉब्लम. जो आज मेरे पास प्रॉब्लम्स आए हैं उनमें 9th, 20th और फिर 25th कराता हूँ सबसे पहले, और फिर और नोट डाउन कर लूँगा. Now let's start reading 9th problem from problem of practice. देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, इस बात को समझेंगे. KCl crystallize in same type of lattice as NaCl. KCl and NaCl crystallize in similar lattice. दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर एक जैसा है. गिवन दैट रेडियस ऑफ सोडियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 0.5. रेडियस ऑफ सोडियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इज 0.7. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल ऑफ, पहले पूछा है रेशियो ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेशियो ऑफ डेंसिटी, और पूछा है रेशियो ऑफ डेंसिटी. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. सिंपल है. सबसे पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि NaCl किस तरह से क्रिस्टलाइज होता है और उसी तरह से KCl भी क्रिस्टलाइज होगा. हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने थ्योरी में सीख रखा है, NaCl क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विथ क्लोराइड आयन इन FCC एंड सोडियम आयन एट ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स. इसमें क्लोराइड आयन FCC में है और सोडियम आयन सभी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में है. मैं इसी समय रख के दिखा देता हूं. मैं लिखते भी जाता हूं क्लोराइड आयन इन FCC. क्लोराइड आयन को मैंने FCC में रख दिया, सारे कॉर्नर्स पर रख दिया और सारे फेस सेंटर्स पर रख दिया. एंड सोडियम आयन at all octahedral voids, that is at all edge centers and a body center. सोडियम आयन सारे एज सेंटर पर है और सारे बॉडी सेंटर पर है. एक बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर तो एक ही होगा इस तरीके से. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एज वेल एज द KCl. वह कहना चाहते हैं. इसमें ये जो डॉट्स बना रखे हैं FCC में, ये क्लोराइड आयन है, और क्रॉस जो हमने बना रखे हैं वह सोडियम आयन या पोटेशियम आयन. KCl में वह पोटेशियम है और NaCl में वह सोडियम है. सबसे पहले इस चीज को देखने की आवश्यकता है. अब इसके बाद उन्होंने कहा है रेशियो ऑफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. तो मैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के लिए लिखता हूं एज लेंथ वुड बी, इसको मैं एज लेंथ कह देता हूं. एज लेंथ को मैं L से डिनोट कर देता हूं. दिस एज लेंथ L वुड बी 2 times रेडियस ऑफ cation प्लस 2 times रेडियस ऑफ anion. देखिए अब क्या करता हूं. Let us say radius of sodium ion is, radius of sodium ion मैं
ए ले लेता हूं, तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो गया जरा देखिए, रेडियस ऑफ सोडियम आयन ए है, तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हो गया ए बाय 0.5, ए अपॉन 0.5 और 2a। तो रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन कितना हो गया जरा देखिए, a अपॉन 0.7, a अपॉन 0.7 10a बाय 7। इस तरीके से मैंने रेडियस ऑफ सोडियम आयन a एज्यूम कर लिया, तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन मुझे इस रेशियो से मिल गया और रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन मुझे इस रेशियो से मिल गया। अब इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, एज लेंथ ऑफ NaCl और एज लेंथ ऑफ KCl मुझे दिखने लगेगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज a एंड रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 2a। radius of KCl is 2 times radius of potassium ion, which is 10a by 7 plus radius of chloride ion, which is 2a. So this becomes 6a. And what do this becomes? जरा देखिए, 2 into 7 14 24 24 by 7 48 by 7a। यहां मुझे एज लेंथ ऑफ NaCl और KCl मिल गया, पर मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एज लेंथ। तो रेशियो ऑफ एज लेंथ ऑफ NaCl, एज लेंथ ऑफ NaCl अपॉन एज लेंथ ऑफ KCl, I'll say 6a upon 48a by 7, or this is 7 by 8. This is the ratio of edge length of NaCl and KCl. अब इसके बाद अगला रेशियो क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी के लिए मैं एक्सप्रेशन पहले लिखता हूं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी, जरा रिकॉल कर ले। एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी इज Na by a cube n। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी। अब NaCl और KCl दोनों के लिए स्मॉल n की वैल्यू दोनों में ही 4 होगी। स्मॉल n की वैल्यू दोनों में 4 क्यों बोल रहा हूं जरा समझो, क्योंकि क्लोराइड आयन FCC में है। यदि क्लोराइड आयन FCC में है, इसका मतलब है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज 4। दिस इज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। और सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, या पोटेशियम आयन भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, और FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, 4। हमने यह बात देख रखी है, इन FCC यूनिट सेल वी ऑलवेज हैव 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कैसे, 12 एजेस है, 12 एजेस हैं और हर एक एज पर 1/4, और एक बॉडी सेंटर है और एक बॉडी सेंटर पर एक। इस तरीके से कुल मिला के वहां पर 4 तो सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड आयन है। इसी तरह से KCl में भी 4 पोटेशियम आयन है और 4 ही क्लोराइड आयन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर बोथ इज n फॉर KCl एंड NaCl इज 4, सेम फॉर बोथ। ये जो A है, A फॉर KCl में लिख देता हूं, A फॉर KCl is 74.5 and A for NaCl is 58.5, their molecular weight। एज लेंथ हमें पता ही है,
और n दोनों के लिए सेम है। तो मैं अब सीधा सीधा रेशो लिखता हूं, डेंसिटी ऑफ KCl अपॉन डेंसिटी ऑफ NaCl। जब मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों के लिए डिवाइड करूंगा तो n स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा A ऑफ KCl अपॉन A ऑफ NaCl इंटू एज लेंथ ऑफ NaCl अपॉन एज लेंथ ऑफ KCl होल क्यूब। ब्रैकेट में नोट डाल देता हूं, स्मॉल n एंड कैपिटल N कैंसिल आउट। स्मॉल n और कैपिटल N कैंसिल हो गए, स्मॉल n कैपिटल N कैंसिल हुए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl और एज लेंथ ऑफ KCl अपॉन एज लेंथ ऑफ NaCl। तो चूंकि डिनोमिनेटर में इसलिए यह इस तरीके से लिखा जाएगा। और अब हम लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ KCl अपॉन डेंसिटी ऑफ NaCl would be finally written as 74.5 upon 58.5 whole into NaCl upon KCl. This is 7/8 whole cube. This is the ratio of their densities and this is the ratio of their edge length. आप दोनों को सेम करने के लिए आप इधर रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए, या इसको ये NaCl अपॉन KCl करा, इसको भी NaCl अपॉन KCl करके लिख दीजिए। सो दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ एज लेंथ, दिस इज आंसर ऑफ पार्ट A एंड दिस इज आंसर ऑफ पार्ट B। नोट इट डाउन, बड़े ध्यान से देखिए। NaCl और KCl दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए। सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर ही नहीं लाना है, आगे के लिए भी इन चीजों को थॉरोली दिमाग में बैठा के रखना है कि NaCl और KCl दोनों सेम क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर में बनाते हैं, दोनों का लैटिस एक जैसा है। दोनों का लैटिस किस तरह से है कि एनायन FCC में हो जाता है, इस तरह से एनायन के 4 पार्टिकल्स हो जाते हैं, 4 आयन्स हो जाते हैं, और जो कैटायन है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हो जाता है। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ हैं? एक तो सारी एज सेंटर्स पर 12 एजेस हैं, खड़ी 4, ऊपर 4, नीचे 4, 12 एज सेंटर्स पर 12 लैटिस पॉइंट और एक बॉडी सेंटर पर है। इन सब जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं FCC में। तो यह यूनिट सेल बनता हुआ दिख रहा है। इसमें एज लेंथ का रेशो कैसे निकाला यह देखें, डेंसिटी कैसे कंक्लूड करी गई यह देखें। नोट इट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व 20th प्रॉब्लम। नाउ लेट्स डिस्कस 20th प्रॉब्लम। दिस 20th प्रॉब्लम, यह इनफैक्ट दिस माय चॉइस ऑफ प्रॉब्लम, मैं इसे समझाना चाहता हूं क्योंकि हम सॉलिड स्टेट के इस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट को समझेंगे उसको हम हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी देखेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे। देखिए 20th में क्या है, आयरन, इट्स डेंसिटी इज गिवन। आयरन की डेंसिटी दी हुई है एंड दैट इज 7.86 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखता हूं। क्रिस्टलाइज इन BCC, this iron is in BCC at room temperature, रूम टेम्परेचर पर यह BCC में। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ आयरन एटम इन दिस क्रिस्टल। यह जो पार्ट है सिंपल पार्ट है, पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं। आयरन रूम टेम्परेचर पर BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है और BCC स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। इसका मतलब हर एक कॉर्नर पर आयरन के एटम है
और इसके अलावा एक बॉडी सेंटर पर आयन का एटम है। इस तरीके से 8 कॉर्नर पर आयन के एटम है और एक बॉडी सेंटर पर। डेंसिटी से डील कर रहे हैं, डेंसिटी का एक्सप्रेशन Na/A/A³ N। इन BCC, ये जो BCC हमने बनाया है, इस BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है। आयन के लिए एटॉमिक वेट है 56 ग्राम पर मोल और एज लेंथ होगा BCC का 4r/√3 और एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, इसकी यूनिट होती है एटम पर मोल, 6 × 10⁻23। मैं सारे वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। एज आई टोल्ड यू, इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय यू मस्ट कीप कॉशन while डीलिंग द यूनिट्स। जब आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करें तो यूनिट्स को खास विशेष ध्यान रखें। यूनिट्स का सारी वैल्यूज यूनिट्स के साथ ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। डेंसिटी की जगह पर मैं 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में दे दी जाती है और एज लेंथ का पिकोमीटर में या आर्मस्ट्रॉन्ग में या सेंटीमीटर में या मीटर में, और अननेसेसरी यदि हम यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती कर बैठेंगे। N is 2 atom in a unit cell. A is 56 gram per mole and A³ is 4r/√3 whole cube and N is 6.023 × 10⁻23 एटम पर मोल। हमने इस तरीके से सारी वैल्यूज को उनके यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करा। अब देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पर मोल से पर मोल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एटम से एटम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और हमें r³ की वैल्यू दिखने लगेगी। r³ ऊपर गया, 2 × 56 × 3√3 अपॉन 64 × 7.86 × 6.023 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस इज, मैं तो इसको 10⁻24 कर देता हूं और क्यूब रूट ऑफ यह 32 हो गया और यह 24 यदि मैंने करा तो इधर डॉट लगा दूंगा। आई होप ना 560 कर दूंगा। इनफैक्ट 560 × 3√3 अपॉन 32 × 7.86 × 6.023 × 10⁻⁻8 10⁻⁻24 हुआ, क्यूब रूट से बाहर आके। दिस इज द रेडियस। इसको आप चाहें तो मीटर्स में और आर्मस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हैं, या ऐसा कैसी आर्मस्ट्रॉन्ग में ही लिखा हुआ है। इनफैक्ट 560 × 3 × 1.732 अपॉन 32 × 7.86 × 6.023 आर्मस्ट्रॉन्ग। यह रेडियस ऑफ आयन एटम आ गया। पहला पार्ट तो हो गया हमारा।
अब इसके बाद दूसरा पार्ट, एट टेम्परेचर अबाव 910 डिग्री आयन प्रेफर टू बी इन FCC. Above 910 degree centigrade, this ion is in FCC. If we neglect temperature dependence of radius of atom, of course radius of atom temperature पर depend नहीं करता है. On the ground state it is negligible. We can calculate density of ion in FCC. Use this to determine whether ion expand or contract and when it undergo PCG. अब देखिए, अब इस जगह पर आयन का जो क्रिस्टल है वह FCC बन जाता है. इसका मतलब है जब आप आयन को हीट करेंगे, रूम टेम्परेचर से 910 पर पहुंचाएंगे, तो वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा और आयन सारे कॉर्नर्स पर और इसके साथ में सारे फेस सेंटर्स पर दिखने लगेगा. दिस इज एन FCC. अब इस तरह से क्या होता है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो गए. एटॉमिक वेट तो अभी भी 56 ग्राम पर मोल ही रहेगा और n की वैल्यू भी उतनी की उतनी ही रहेगी. मगर अब जो नया एज लेंथ A' है वह 2√2r हो जाएगा. रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं आता है. टेम्परेचर के बढ़ने से एटम के रेडियस में, पार्टिकल के रेडियस में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यह एज लेंथ चेंज हो जाएगी. यह हो जाएगी 2√2r. अब देखिए, जो नई डेंसिटी है रो डैश, वो मैं क्या लिखूंगा, रो डैश में लिखूंगा n की जगह n डैश कर देता हूं, n की जगह n डैश. a ऐसा कैसे रहा, n ऐसा कैसे रहा, और अब मैं लिखता हूं नई डेंसिटी रो डैश इज n डैश a बाय a डैश क्यूब n, और इधर मैं लिखूंगा 4 इंटू 56 अपॉन 2√2r इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. हम रेशो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, तो क्यों ना मैं रेशो तो लिख ही दूं, रो बाय रो डैश. इस जगह पर लिखता हूं रो अपॉन रो डैश इज n अपॉन n डैश. a सेम रहना है, n सेम रहना है, 4r बाय √3 होल क्यूब अपॉन, या पहले मैं a डैश अपॉन a लिखता हूं, पहले a डैश अपॉन a लिखता हूं, फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. a डैश अपॉन a होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू n अपॉन n डैश इंटू 2√2r अपॉन 4r बाय √3 होल क्यूब. और मैं इसे सब्स्टिट्यूट करके रो बाय रो डैश निकाल देता हूं. n इज 2, n डैश इज 4 एंड दिस इज 8 इंटू 2√2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 64 इंटू 3√3. चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32, तो इधर 2 बचा, और यह हो गया 3√6 अपॉन 8.
और आप देखेंगे what you will observe is this density increases. It increases. Density increases when iron is heated. यह आप कंक्लूड कर लेंगे. Iron at room temperature will have less density, and iron above 910 degrees centigrade, when it gets converted into FCC, will have more density, high density. It means when iron is heated from room temperature to 910 degrees centigrade, it contract. आयन जब रूम टेम्परेचर से 910 डिग्री के अबाव पर ले जाया जाता है, जैसे उसको 910 डिग्री से अबाव ले जाएंगे वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वह बीसी से एफसीसी में आ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. देखिए एक रिवर्स फिनोमेना हो रहा है. रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300, 400, 500, 600, 700, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 800, 900 तक बढ़ाते बढ़ाते हम देखेंगे कि आयन एक्सपांड कर रहा है, फैल रहा है और उसकी डेंसिटी कम हो रही है. मगर जैसे ही 910 के ऊपर लेकर गए वह बीसीसी से एफसीसी में आ गया और वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. नाउ दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ आयन. और इसी वजह से वी नो अबाउट द वेरियस हीट ट्रीटमेंट ऑफ आयन. आयन के हीट ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह से जानते हैं. एनीलिंग, क्वेंचिंग जो होता है, इन व्हाट डू वी डू इन दैट हीट ट्रीटमेंट? वी heat iron to high temperature and then अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं. एक केस में हम उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, दूसरे केस में हम एकदम से उसको पानी में या ऑयल में डाल के एकदम से ठंडा करते हैं. और इस तरीके से ट्रीटमेंट करने पर उस आयन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं. दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू दिस changes in their crystal structure. रूम टेम्परेचर पर वह बीसीसी में है, हीट करने पर वह एफसीसी में आया. अब धीरे धीरे ठंडा करोगे तो वो एफसीसी से दोबारा बीसीसी में चला जाएगा, और एकदम से ठंडा कर दोगे तो वो एफसीसी में जो है वो एफसीसी में ही रह जाएगा. ऐसी स्थिति में आयन को जब आपने हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया तो उसके बाद आप उसके कूलिंग फिनोमेना कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड कर जाता है कि वह जो आयन बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी. बड़े ध्यान से इस सिचुएशन को देखिए, समझिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 25th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी दिस 25th प्रॉब्लम. इनफैक्ट इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिर्फ डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. Calcium crystallized in face centered cubic unit cell. Calcium in FCC with edge length is 0.556 nanometer. Calculate the density if it contains 0.1% Frenkel defect and 0.1% Schottky defect. देखिए एज लेंथ दी हुई है तो हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रेडियस भी डिटरमाइन कर सकते हैं. रेडियस इज एज लेंथ अपॉन 2.2, 0.556 अपॉन 2√2 नैनोमीटर. हम डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं. डेंसिटी इज Na by A cube N
n की जगह हम SCC है इसलिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो 4 इंटू 40 बाय एज लेंथ की जगह पर हम सेंटीमीटर्स में रखेंगे तो 0.556 अपॉन 2, सॉरी एज लेंथ तो नहीं रखा है नैनोमीटर्स में, तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। 0.556 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया और n की जगह 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज इन ग्राम पर cc। यह डेंसिटी की वैल्यू आ गई, डिटरमाइन कर दीजिए। अब हम कहते हैं, इसको मैं रो नॉट लिख देता हूं। इन फ्रेंकेल डिफेक्ट में होता क्या है जरा रिकॉल करें। फ्यू पार्टिकल्स गेट delocalized from lattice point and occupy voids। फ्यू की जगह पर 0.1%, 0.1% of particle get delocalized from lattice point and occupy voids. And during this phenomena, there won't be any change in the mass of unit cell and the volume of unit cell. इस दौरान no effect in the mass of unit cell and the volume of unit cell. Hence, no change in density. Hence, no effect on density. तो इस केस में डेंसिटी वही रहेगी जो आपने डेंसिटी कैलकुलेट करी है। While in Schottky effect what happens, जरा रिकॉल करें। इन Schottky effect फ्यू को हम 0.1% लिख दें। फ्यू पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। कुछ पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो जाते हैं और ऐसा होने से क्या होगा, volume remains, volume of unit cell is unaffected while mass decreases by 0.1%. Volume is not affected while mass decreases by 0.1%, and hence density also decreases by 0.1%. इसी वजह से density decreases by 0.1%. So the new density in this case, rho double dash, would be 0.999 of rho naught. It's 99.9% of ideal crystal. This is density of ideal solid. This is density of ideal crystalline solid without any defect. किसी भी डिफेक्ट के नहीं होने पर यह डेंसिटी होगी। और हमने यह बताया कि फ्रेंकेल डिफेक्ट के होने पर
जो क्रिस्टल की डेंसिटी दिखेगी वह आइडियल डेंसिटी के बराबर ही दिखेगी। फ्रैंकेल डिफेक्ट होने से क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शॉटकी डिफेक्ट होने पर, शॉटकी डिफेक्ट में फ्यू पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। शॉटकी डिफेक्ट में कुछ पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं, इसलिए यूनिट सेल के शेप, साइज, ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं आता है, मतलब यूनिट सेल के वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं आता है, मगर यूनिट सेल का मास कम हो जाता है, और मास के कम हो जाने से डेंसिटी कम हो जाती है। शॉटकी इफेक्ट होने पर, शॉटकी डिफेक्ट होने पर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वुड बी लेस, और जितना परसेंट डिफेक्ट है उतना ही परसेंट मास कम होएगा, उतना ही परसेंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो फाइनल डेंसिटी 0.1% से डेंसिटी कम होगी, मतलब 99.9% डेंसिटी दिखाई देगी। आज मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, अगले सेशन में और भी आपसे डाउट पूछते जाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा। गुड बाय, गुड डे।